धन विधेयक, ये धन विधेयक का जो परिभाषा दिया गया है, यानी जो परिभाषित किया गया है, उसको कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है? परिभाषित कहेंगे तो कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110। लेकिन कोई भी विधेयक धन विधेयक होता है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है ना? ये जो विधेयक है, इसका जो निर्णय होता है, ये कौन करता है? आपको लोकसभा, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जिक्र या इसका वर्णन या इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इसको परिभाषित या परिभाषा धन विधेयक का किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 110 में। लेकिन इसको सिफारिश, प्रस्तुत या पेश, देखिएगा किसके सिफारिश के बाद प्रस्तुत किया जाता है? सही है, किसके सिफारिश के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको राष्ट्रपति। लेकिन प्रस्तुत यानी जो पेश होता है, कहाँ किया जाता है? संसद में, लोकसभा में। यानी इसको कहाँ पेश किया जाएगा? कहने का सेंस कि लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाएगा? तो आपको लोकसभा में। लेकिन इसका अंतिम जो निर्णय देने का अधिकार किसके पास है? चाहिए आपको अंतिम निर्णय, यानी कहने का अर्थ इस पर सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के पास। किसके पास? तो आपको लोकसभा के पास। यानी अंतिम रूप से लोकसभा जो कहेगा धन विधेयक के मामला में, अंतिम रूप से अधिकार भी या अंतिम निर्णय भी किसका होगा? लोकसभा का। यही कहेगा आपका अंतिम निर्णय। या इस पर सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? हाँ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? तो ये भी कहेंगे तो आपको लोकसभा। लेकिन प्रस्तुत या जो पेश किया जाता है, आखिर में पेश करने का काम कौन करता है ना? यानी पेश या प्रस्तुत, भले सिफारिश के बाद प्रस्तुत राष्ट्रपति करता है, लेकिन पेश कौन करता है लोकसभा में? मंत्री। कौन करता है आपको? मंत्री। यही आपका मंत्री जो है आपको पेश करता है। लेकिन किसके सिफारिश के बाद? लेकिन पेश कहाँ होता है? ध्यान रखना है, पेश कहाँ होता है? तो सदन का नाम दिया होगा तो लोकसभा। लेकिन किसके सिफारिश के बाद ही आप पेश करते सकते हैं? तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही आप लोकसभा में पेश करते हैं। लेकिन लोकसभा में जो पेश होता है, आखिर में वो पेश करता कौन है? तो कौन करता है? तो आपका मंत्री। कौन मंत्री? आप जानते हैं कि मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। मंत्री 3 प्रकार का होता है, तो उसमें भी कौन? 3 प्रकार का मंत्री होता है, लेकिन कौन? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद जो है आपको धन विधेयक जो है, आपको धन विधेयक के मामला में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं? नहीं। देख लेंगे, धन विधेयक तो आपको पारित होकर ही आता है ना। जो पारित होकर आएगा तो किसी सदन में तो मतभेद होगा ही नहीं। तो जब किसी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में जब मतभेद होगा ही नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत क्यों आएगी ना? यानी धन विधेयक के मामला में किसी तरह का लोकसभा और राज्यसभा में विवाद नहीं रहती है, क्योंकि इस पर तो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? अधिकार कहने का सेंस हुआ कि इस जो लोकसभा इस मामला में जो भी कह देगा वही आपको मान्य होगा, यानी राज्यसभा का वैल्यू नहीं। लेकिन कितना दिन पहले जो है आपको जो राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन का? 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर में वह उसको डिसीजन दे देना रहता है। डिसीजन दे या नहीं दे, 14 दिन के बाद लोकसभा उसको क्या करता है? पारित कर देता है। तो आप बताइए, धन विधेयक के मामला में क्या राज्यसभा का कोई अधिकार हुआ? तो नहीं। माने या ना माने, 14 दिन के बाद अपने आप ही वह क्या हो जाता है? पारित माना जाता है। यानी कहने का इस पर वर्चस्व धन विधेयक के मामला में किस सदन का वर्चस्व होता है? तो किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा का आते हैं, भेजता काहेला है? देखिए प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया होता क्या है कि मान लिया जाए आप कितना भी पढ़ लीजिए या विद्वान हो जाइए, ठीक है, कभी कभी देखते हो एक कमेटी का गठन किया जाता है, जबकि वह काम सिंगल एक भी आदमी ऐसा दिमाग वाला है कि वह काम एक आदमी भी कर सकता है। लेकिन उसका जो दायरा है उसमें जो त्रुटि हो ना, या जल्दी पकड़ा जाए या आगे गलती न हो ना, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। आप तो जानते हैं कि एक आदमी से राय और सलाह जो होता है 2-4-5 आदमी का अच्छा होता है, और फिल्ट्रेट होता है ताकि आप उसमें डिसीजन ले लेते हैं ना। जैसे हम ही लोग अगर कहीं जाते हैं एग्जाम देने, आप लोग जाते हैं, हाँ 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 हाँ, तो कैंसिल हो गया हो ना, ठीक है ठीक है, जहाँ बिहार का लड़का जाएगा कैंसिल होगा ही तो ठीक है। हाँ, तो आपको हम ही लोग जगह पूछते हैं कि भाई कहाँ जगह पड़ता है, कैसे जाएंगे ना, उसे राय लेते हैं। क्या एक ही आदमी से राय लेते हैं? नहीं, भले अदर स्टेट का लड़का जो है 2-4
एक ही आदमी से राय लेगा, लेकिन बिहारी लड़का 5-6 आदमी से राय लेता है। ध्यान रखिए, ये बस कहाँ जाएगी तो कह देगा कि बख्तियारपुर जाएगी, उसको विश्वास नहीं होगा। बगल वाला से पूछे भाई साहब सही में बख्तियारपुर जाती है क्या? अगर वो कह दिया हाँ तो ठीक है, ना तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, होता क्या है, हाँ किसी से पूछ ले, हाँ हाँ कोई जरूरी थोड़ी के सब औरतें से पूछता है तो ठीक है हाँ। तो देख लीजिएगा, संशोधित यानी कहने का अर्थ कि राज्यसभा इस मामला कहने का क्या हुआ, धन विधेयक। हाँ, कहने का कि इस मामला में यानी धन विधेयक के मामला में राज्यसभा को संशोधित करने का या संशोधन करने का अधिकार है या नहीं? नहीं है। अब जानते ही हैं कि इस पर सबसे बड़ा अधिकार किसका? तो कहने का कि धन विधेयक के मामला में कोई भी संशोधन जो प्रक्रिया है वह राज्यसभा का अधिकार नहीं होता है, यानी संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकता है। किस मामला में? धन विधेयक के मामला में। अब बताइए, धन विधेयक के मामला में राज्यसभा अस्वीकृत कर सकता है या नहीं? अस्वीकृत नहीं कर सकता है, न संशोधन कर सकता है और न ही उसको अस्वीकृत करने का अधिकार है। काट देते हैं। अब बताइए, धन विधेयक के मामला में इसको सिफारिश करने का अधिकार है या नहीं? हाँ, सिफारिश कर सकता है, लेकिन जो आपका कभी भी संशोधन प्रक्रिया या अस्वीकृत जो प्रक्रिया है या कभी राज्यसभा नहीं कर सकता। सिर्फ क्या कर सकता है? सिफारिश। ये आपका धन विधेयक मामला। लेकिन धन विधेयक मामला में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें से किसी तरह का कोई झंझट नहीं होता है, यानी इस मामला में झंझट नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के लिए कभी भी किसी तरह का आपको आंतरिक विवाद नहीं रहता है। और जब आंतरिक विवाद की परिस्थिति अगर नहीं आई तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? कभी क्या धन विधेयक क्या होता है? सिफारिश करने का कि ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ, स्वीकृति कह सकते हैं, अनुमोदन कह सकते हैं ना, स्वीकृति कह सकते हैं, अनुमोदन कह सकते हैं ना, ये सब कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व से नहीं हुआ है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य का हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से कहेंगे। ये जो है आपका आर्थिक कल्याण का, क्या है आपको इसका संबंध है आपको आर्थिक कल्याण से ना, क्या है आपको आर्थिक कल्याण से। लेकिन इसका जो राज्य नीति निर्देशक तत्व का जो फैसिलिटी होता है यह किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य द्वारा। नाम है राज्य का नीति निर्देशक तत्व ना, तो किसके द्वारा? राज्य द्वारा। यानी कहने का कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो फैसिलिटी है वह देने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है ना। दे या न दे या किसके मन पर निर्भर करता है? लेकिन राज्य पर ये देना न देना किस पर निर्भर करता है? आर्थिक पर निर्भर करता है। यानी किसी राज्य के पास अगर आर्थिक व्यवस्था हो या संसाधन हो, आर्थिक माने संसाधन भी, यानी किसी राज्य के पास आर्थिक संसाधन हो तो अपने राज्य के जनता को यह फैसिलिटी राज्य दे सकती है, और नहीं हो तो आपको नहीं दे सकती है। इसके लिए आप क्या न्यायालय का सहयोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है। तो लिख सकते हैं वाद योग्य नहीं है। कहने का अर्थ कि आप इसका फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती है तो राज्य पर किसी तरह का आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, किसी भी न्यायालय का आप सहयोग नहीं ले सकते हैं। यह मामला न देने का जो व्यवस्था है वह आप न्यायालय का सहयोग नहीं ले सकते हैं। इस पर अगर स्वतंत्र की बात होगा तो किसके स्वतंत्रता पर निर्भर करता है? राज्य के स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में दोनों में मजबूत कौन होता है? मजबूत होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जो मौलिक अधिकार होता है वह फैसिलिटी आपको देना है। अगर आप नहीं दे सकते हैं, अगर नहीं दिया जाता है तो उसके लिए वह आदमी न्यायालय का सहारा ले सकता है। इस मामला में सरकार क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जबकि आर्थिक कल्याण का जो द्योतक है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इस मामला में राज्य के आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। अगर राज्य के पास आर्थिक संसाधन अगर है तो वह फैसिलिटी वहां की जनता को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो इस मामला में बताइए, राज्य मजबूत हुआ कि कमजोर? मजबूत हुआ ना। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो, लेकिन आपको देना है। जैसे मान लिया जाए आप अपने मन से रूम में रहते हैं 4-5 घंटा ना, तब थोड़ा बाहर हवा खाने निकलते हैं। लेकिन यही अगर कंपलसरी कर दिया जाए, 1 घंटा कर दिया जाए कि आपको बैठना है, तो हालत खराब हो जाता है।
ना। भले आप 5 घंटा बैठ जाते हैं बेड पर या कुर्सी पर, आपको आत्मग्लानि नहीं होती है। लेकिन वही अगर कंपल्सरी कर दिया जाए कि आपको बैठना है 1 घंटा, तो देखिए पसीना छूट जाता है ना। तो कहने का कि मौलिक अधिकार में आपको कंपल्सरी है कि करना है, लेकिन इसमें कंपल्सरी नहीं है। या किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है। इसके लिए आप बहादुरी नहीं दिखा सकते हैं। बहादुर कौन है? हम मौलिक अधिकार में बहादुर कौन है? हाँ, हम लोग वही जानते हुआ। हाँ, तो ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह है आपका समाजवादी विचारधारा से भी इसका उत्पत्ति हुआ है। यानी कहेंगे आपका कौन सा अधिकार आपको समाजवादी विचारधारा से संबंध रखता है, तो कौन? विचारधारा का संबंध किस अधिकार से? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक कल्याण का संबंध किससे? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ना। ये सब आपको गांधीवादी व्यवस्था, बीपीएससी, अच्छा, गांधीवादी विचारधारा, ये भी कहेंगे गांधीवादी विचार, यही सब ना पूछ देता है तो गड़बड़ाने लगता है ना। अब टेस्ट देते होंगे तो पता चलेगा, नहीं टेस्ट देते होगा ना तो क्वेश्चन का लेवल नहीं पता चलता। तो ये जो कहेंगे गांधीवादी विचारधारा का भी संबंध भारतीय संविधान के किस अधिकार से है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। लेकिन राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका वर्णन कौन सा भाग में मिलता है? भाग 4 में आपको मिलता है, भाग 4। जबकि अनुच्छेद की बात कहेंगे तो 36 से 51, इसका अनुच्छेद की बात कहेंगे तो 36 से 51, जबकि भाग की अगर बात कहेंगे तो आपको 4.5 सही है, आपको 4। लेकिन यह व्यवस्था आपको कहां से लिया गया? यानी भारतीय संविधान में जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व आया, इसका स्रोत कहां से है? सही है, यह व्यवस्था हम लोग कहां से लिए, या हमारे संविधान में यह स्रोत आया कहां से? तो आपको किसे? आयरलैंड से। कहां से? आपको आयरलैंड से यह व्यवस्था हम लोग सीखे, या भारतीय संविधान में यह व्यवस्था लाया गया। उसके बाद ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है सो सुनिएगा। आप बताइए यह आपका इसको मानना बाध है या नहीं? यानी इसको आप मानिए या ना मानिए, इस दौरान अगर नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन एक देश के जनता के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी मौलिक कर्तव्य में वर्णन है, जैसे झंडा को आप सम्मान करना, संस्कृति को बनाए रखना, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, नैतिकता को विकास करना, वैज्ञानिक जो बुद्धि विवेक होता है उसको अर्जन करना। आप लोग पढ़िएगा तब ना देश का कल्याण होगा, नहीं पढ़िएगा तो कल्याण होगा। कला एवं संस्कृति को बरकरार रखिए, उसके लिए यह सुझाव आपको देता है। तो भले कानूनी न मानने के लिए कानूनी कार्रवाई तो नहीं किया जाएगा आप पर, लेकिन एक भारतीय जनता के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस चीज को, जो भी इसकी संख्या आता है इसके अंतर्गत, उसको मानना आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है। लेकिन यह वाद नहीं है, यह वाद योग्य है कि वाद योग्य नहीं है? सही है, वाद योग्य नहीं है। कहने का अर्थ कि अगर यह नहीं मानते हैं तो इसके लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई या न्यायालय का सहयोग आप नहीं ले सकते, वही हुआ वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार भी क्या है बताए थे? वाद योग्य है। अगर उसका फैसिलिटी आपको अगर नहीं मिलती है तो आप कहां जा सकते हैं? आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के भी मामलों में आपने बताया ना, ये भी आपको वाद योग्य नहीं होता है। यानी कहने का कि मौलिक कर्तव्य और राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अगर यह दोनों फैसिलिटी अगर नहीं है तो आप उसको कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था मौलिक अधिकार में है, उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ये दोनों वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। पीछे उठक बैठक कर रहा है सब। उसके बाद ये मौलिक जो कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य जो है यह क्या मूल संविधान में था? नहीं था। यानी मूल संविधान कहने का अर्थ कि जब संविधान बना, जब संविधान बना उस समय क्या यह व्यवस्था था? तो आपको यह मूल संविधान में था? नहीं था। लेकिन आया कब और कैसे? सही है, आपको 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी जब नहीं था तो कैसे आया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आया। लेकिन किस समिति के सिफारिश पर? सही है, आपको स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? आपको
हाँ, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लाया गया। लेकिन 76, 78 और 10 1998 में इसको प्रयास किया गया। एक बर्मा समिति का नाम सुने होंगे। स्वर्ण समिति के द्वारा तो भले मौलिक कर्तव्य को जरूर लाया गया, लेकिन इसको कोई मानता ही नहीं था जनता। यानी मौलिक कर्तव्य जो दिया हुआ है आपके पास भारतीय संविधान के अनुकूल, उसको कोई भी जनता मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो हुआ कि भाई इसको नहीं मानेगा तो मौलिक कर्तव्य का विकास नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए एक बर्मा समिति का लिखिए ना दीजिए। बर्मा समिति 1998 में आया। यह बताया कि यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका फर्ज बनता है कि जो मौलिक अधिकार में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आप माने। भले कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है, इसका अर्थ नहीं हुआ एक जनता के नाते, एक भारतीय देश प्रेम की भावना के अंतर्गत इस सबको फैसिलिटी को आप मानिए। यह कौन बताया? बर्मा समिति। लेकिन संविधान में मौलिक कर्तव्य लाया कौन? स्वर्ण सिंह समिति। इसको मानने के लिए या आपका विचार प्रकट करने के लिए, यह देश की प्रेम भावना को बढ़ाता है, या कला संस्कृति को बढ़ाता है, या समझाने के लिए भारत में एक समिति आया था इसके विकास के लिए। भले लाया गया स्वर्ण सिंह समिति विकास के लिए। किस ईस्वी में? 1998 में आपको लाया गया। तो ये देखेंगे मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन मिलता है यह कौन सा अनुच्छेद में है। सही है, आपको 51 के क में। किसमें मिलता है? आपको 51 के क में आपको मिलता है। लेकिन भाग क्या है? भाग के किस भाग में इसका वर्णन मिलता है? तो भाग के 4 के क, अनुच्छेद 51 के क। यानी किस भाग में? 4 के क में। किस अनुच्छेद में? तो 51 के क में। यानी भाग 4 के क में भी आपको मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। दूसरी बात, आपको फिर इसका अगर वर्णन की बात अनुच्छेद करेंगे तो अनुच्छेद में कितना? 51 के क। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? सही है, आते हैं। पूर्व में इसकी संख्या कितनी? पूर्व में इसकी संख्या कितनी? तो 10। वर्तमान में इसकी संख्या, यानी कहने का कि कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। यानी पहले मौलिक अधिकार की संख्या 10, जबकि वर्तमान में इसकी संख्या 11। तो 10 से जो 11 हुआ, आखिर बढ़ा कौन? यानी कहने का कि 10 से जो संख्या जो 11 हुई वह आपको किस संविधान संशोधन द्वारा और कब लाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या आया जो 10 से 11 हो गया? यानी कहने का अर्थ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्या है? आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यही आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ने के कारण 10 से 11 आपका संख्या हो गया, जो किस संविधान संशोधन द्वारा और कब? यही 86वां संविधान संशोधन आपका कब? 2002। अब आपके पास 3 विकल्प हो गया। इसमें संविधान संशोधन तीनों है, फिर उसको हम लपेट रहे हैं थोड़ा। इस आपका संविधान संशोधन आपका किस संविधान संशोधन द्वारा और कब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति के सिफारिश पर? सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति नंबर 1। दूसरी बात, किस समिति के सिफारिश पर इसको मानने का सुझाव दिया गया? यही बर्मा समिति कब? 1998 में नंबर 2। तीसरी बात कहता है इसमें कि आपका 10 से संख्या 11 हो गया, जो किस संविधान संशोधन द्वारा और कब? यही 86वां संविधान संशोधन 2000। कोई किंतु परंतु? क्षेत्रीय परिषद जानते हैं ना? हाँ, क्षेत्रीय परिषद जो होता है इसका जो गठन किया गया कब? ना, ये जो है आपको क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया यह कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में किया गया। लेकिन क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसका गठन करने का काम किसका होता है? माने गठन करने का अधिकार किसके पास है? आवाज नहीं निकल रही है। राष्ट्रपति। सही है, आपको गठन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन भले आपको राष्ट्रपति तो इसका गठन जरूर करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष और अध्यक्षता कौन करता है? अरे राज्यपाल क्या करेगा? अध्यक्ष या अध्यक्षता दोनों लिख दीजिए। गृह मंत्री अभी उस पद पर है। हाँ, आपको कौन? तो ये आपको, हाँ, मोटा भाई।
गुजरात में बड़ा भाई को क्या कहता है? छोटा भाई। और तमिलनाडु में बड़ा भाई को कहता है अन्ना। क्या कहता है? अन्ना। हाँ, अन्ना यूनिवर्सिटी है, अन्ना हवाई अड्डा भी है, ये सब है। हाँ, तो चेन्नई तमिलनाडु में ना है, वही ना चेन्नई आपका मद्रास होगा। मद्रास पहले था, अब क्या हो गया? चेन्नई। तो थोड़ा हम लोग इधर आएंगे। क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का अधिकार किसको होता है? आपको, राष्ट्रपति को होता है। लेकिन इसका अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा वही ना अध्यक्षता करेगा। यानी अध्यक्ष और अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? गृह मंत्री या गृह मंत्री अध्यक्ष बन सकता है, या कोई भी कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अभी तक भारत में आमतौर पर इसका अध्यक्ष कौन बनता है? या गृह मंत्री न हो, गृह मंत्री अगर न हो तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी कैबिनेट मंत्री को इसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा या अध्यक्षता करने के लिए सौंप दिया जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन कौन, सेकेंड ऑप्शन कौन? उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। क्षेत्रीय परिषद का आखिर में काम क्या होता है? ठीक है, केंद्र राज्य यहां तक तो सही जा रहा है। काम यानी कार्य क्या है? लिखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच हाँ समन्वय स्थापित करना, यानी ये भी कह सकते हैं संबंध। ठीक है, यानी दोनों में आपसी रूप से केंद्र और राज्य में जो अच्छा संबंध लाए, यानी मधुरता का जो काम करता है वो आपको कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद का जिम्मेवारी है, यानी मुख्य काम इसका यही है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद जो है यह संवैधानिक पद है या सांविधिक? सांविधिक नहीं आपको, यानी संविधान में इसका पहले से वर्णन नहीं मिलता है। यानी कह सकते हैं सांविधिक, सांविधिक, या कह सकते हैं गैर, ये भी यानी क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्था है? सांविधिक। देखिएगा, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। फिर संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक। ध्यान रखना है यह कैसी संस्था है, सांविधिक या गैर संवैधानिक। उसके बाद यहीं से खींचिए। हाँ, ये जो क्षेत्रीय परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद, इसका सदस्य कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए, इसका सदस्य होगा गृह मंत्री। गृह मंत्री इसका सदस्य लिखिए ना, दीजिए। सदस्य कौन कौन होता है? गृह मंत्री। उसके बाद सभी राज्यों का मुख्यमंत्री। क्या है आपको? सभी राज्यों का सीएम यानी मुख्यमंत्री। तीसरा में 2 मंत्री को चुना जाता है राज्य से। राज्य का कितना मंत्री होगा? 2 मंत्री। हम लोग का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, इसका जो जैसे राज्य में राज्यपाल होता है वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपराज्य या प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या उप राज्यपाल। यानी कहने का अर्थ कि क्षेत्रीय परिषद का मेंबर कौन कौन होता है? गृह मंत्री होगा, सभी राज्यों का सीएम होगा, राज्य द्वारा 2 मंत्री को भेजा जाता है, होगा। हाँ ना बोलते रहिए। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या उपराज्यपाल होगा। यह सब आपको क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है? सदस्य होता है। लेकिन राज्य द्वारा जो 2 मंत्री को जो भेजा जाता है, यही है ना 2, इसको कौन भेजता है? हाँ, इसका आंसर होगा राज्यपाल। अब टकरा गया ना। तो राज्य का जो 2 मंत्री वहां भेजा जाता है या इसके सदस्य के रूप में जो चुना जाता है, उसका काम कौन करता है? राज्यपाल। चुनने या भेजने का काम किसका है? राज्यपाल का। किसका है आपको? राज्यपाल का। लेकिन क्षेत्रीय परिषद को सुचारू ढंग से यह काम करे, उसके लिए कितना क्षेत्रों में बांटा गया है? सब जो रहे 3 4 7 7 5 12 और बोलिए। और 4 है, ठीक है। आपको ये जो क्षेत्र है, आपको क्षेत्रीय परिषद को ना कितना क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 + 1 बराबर, यानी टोटल कहेंगे कितना क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 6 क्षेत्रों में पहले कितना था, अब बाद में कितना आया, तो कितना हो गया टोटल? यानी 5 से अब 6 हो गया, यानी छठा जो है कब आया? यानी पहले से आपको 5 क्षेत्रों में बांटा गया था और बाद में एक आपको, बाद में जो एक क्षेत्र आया, तो 5 1 6, तो छठा जो क्षेत्र आया वह कब आया? 1971 72। कब आया? 1971 72। अब जो 6 जो जोन है, यानी जो भागों में जो बांटा गया है, उसका नाम क्या है?
एक होता है आपको उत्तर, उत्तर में भाग में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व, एक है आपको पश्चिम और एक है आपका दक्षिण। और बाद में एक छठा आया 1971-72 में, वो हो गया पूर्वोत्तर। हाँ, 4 हो गया है तो उसको 6 गो पुराना है, तो एगो केंद्रीय या मध्य कर दीजिए। एगो बाद में पूर्व और उत्तर को जोड़ा गया, तब पूरब उत्तर दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर यही ना आया 71-72 में। यानी अब जो 6 क्षेत्र को में जो बांटा गया है क्षेत्रीय परिषद को, तो वह आपका 6 क्षेत्र में या 6 भागों में जो इसको बांटा गया है, आखिर में उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है? यानी पूरब का कहाँ है? पूरब दिल्ली में है। कलकत्ता कहाँ होगा? तो दिमाग लगा देना है, रेलवे वाला जोन भी याद रखना है, वो यहाँ थोड़ा काम करता है। अब पश्चिम में पूरा दिमाग काम कर रहा है। मुंबई उत्तर, दिल्ली सही है आपको। दक्षिण चेन्नई, अभी आया है मद्रास, चेन्नई आपका चेन्नई। उसके बाद आपको अब रह कौन गया? यहीं से खींचिए, केंद्रीय या मध्य। अब रेलवे जोन में नहीं घुसना है ज्यादा, ठीक है। इलाहाबाद कौन है आपको? हाँ, अब इसका जो नया नाम हो गया है, आप प्रयागराज कह सकते हैं, अब यो इलाहाबाद कहा जाता है ना। धीरे धीरे 2-4 साल के बाद ठीक होगा। इलाहाबाद बराबर प्रयागराज ना। तो ये जो है आपका पूर्वोत्तर, यानी वो नहीं, नहीं, नहीं। अब रेलवे वाला में नहीं जाना है, रेलवे वाला में यहीं से व्यवस्था था ना। अब पूर्वोत्तर यानी पूरब उत्तर को मिलाकर एक भाग बनाया गया था पूर्वोत्तर, जो बाद में आया। पहले से 5 संख्या, वर्तमान में 1 या बढ़ा, तो अब टोटल कितना? 6। तो छठा जो पूर्वोत्तर आया, यानी पूरब और उत्तर बराबर पूर्वोत्तर, तो इसका मुख्यालय कहाँ? शिलोंग। कहाँ है आपको? शिलोंग। कहाँ है आपको? शिलोंग। हाँ, मेघालय की राजधानी है आपको शिलोंग। पूरा राजधानी आप लोग को याद है। हाँ हाँ हाँ, अब कोई भी लड़का भारत में नहीं भुलाएगा। उसके बाद आइएगा, अभी खींचा जाएगा ये वो। राष्ट्रपति करेंगे ना तो एक दिन करना होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम, प्रधानमंत्री सब एक दिन लग आएगा। हाँ हाँ, आएगा तो अपने धीरे धीरे सब आ जाता है। उसके बाद एक दिन अपने आएगा सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये 5 एक दिन अपने आ जाएगा। हाँ, संशोधन आएगा, अनुच्छेद आएगा, अनुसूची आएगा, ये सब आएगा। हाँ हाँ, इधर सुनिएगा, आएगा धीरे धीरे, तो समय आ ही रहा है। तो पढ़ाई नहीं, इसमें छटपटाने से नहीं ना होता, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर 1-2 दिन में अगर सब कुछ हो जाता तो आप लोग पटना में दिखाई देते नहीं। एग्जाम से 1 दिन पहले वहां से चलते ना, और एग्जाम देते, कहीं घूमते घूमते तो 1 दिन ठहराव रहता, और ना तो उसी दिन रिटर्निंग रहता है। हम लोग भी लगभग एग्जाम के ख्याल से पूरे हिंदुस्तान घूम गए। एगो अंडमान निकोबार, एगो लक्षद्वीप नहीं घूमे होंगे। हाँ ठीक है, बाकी हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह नहीं घूमे होंगे। तो गए एग्जाम दिए, अगर लगले ट्रेन है तो उस पर हो गया, टिकट टुकट तो कटाना था नहीं ना, चल दिए। उस समय विद्यार्थी का मूव होता था, अपना चल दिया। वही जो 1-2 दिन रुक गया, उधर आ गया तो फाइन देता था। इसीलिए फाइने के चलते कोई, खास करके जो पटनिया लड़का होता था, वो तो घाट घाट का पानी पिया होता है। वो तो बगल वाला लड़का अगर धोखा से अगर पूछा कि भाई जी सब ठीक ठाक है, तो हाँ ठीक, कहाँ से आ रहे हो? मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कह दिया तो कहा ठीक है, टिकट टुकट सब है ना। तो बोलता कैसे कहते हैं भाई जी, बिना टिकट के कहीं चलेगा? अरे देखो कहीं काहे कटा लिया, इसको लगता है कि ट्रेन तो हमारा ही है, क्यों कटाया तुम? ठीक है, कौन ने कहा तू कि अब काहे कटा लिए? तब वो बोलता है लड़का कि भाई जी कैसे कहते हैं, पकड़े करता हम है ना। तो अब अगला स्टेशन पर जब गाड़ी चलती है तब पता चलता है कि अरे तब मजिस्ट्रेट चेकिंग है, तो सबसे पहले बोगी में बिहारियों को पता चलता है। अगर कोई स्टेशन अगर आ रहा हो और लड़का अगर धर फरा रहा है तो समझ जाइए बिहारी है। ठीक है, जो पहले अपने आप को शेर समझता था, तो समझता है कि अब मेरा ही कुटाई होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात देखें, ट्रेन में बोलने का जो तरीका होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, ये यहाँ के लड़का में पटना वाला में ये थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे अगर दूसरा लड़का टिकट भी कटाया रहता है तो पूछेगा टिकट लाओ, तो ये एकदम लगता रहता है कि बिना टिकट के हैं, तब टिकट दिखाता है। और बिहारी कोई धराता है कि टिकट लाओ, तो सर नहीं जानते, विद्यार्थी हैं। कहने का सेंस है कि लगता है कि भारत का राष्ट्रपति हो, फिर सेवा इसको कराया जाए, ऐसा बुझाता है ना। अब उसको समझाएगा कि सर आप भी तो ऐसे ही गए थे ना नौकरी किए, अब उसको डोमरलाइजे कर देता है।
अब वो सोचा कि ओ ये तो हमारा सारा बात जान रहा है। अब बात सही है, 90% जो लड़का आज अफसर है, तो अपना बिहार का तो 90% नहीं है, लेकिन 60% का उम्मीद रखिए। ठीक है, बिहार, यूपी, झारखंड और राजस्थान बराबर रेलवे वैकेंसी, यानी ये 4 राज्य का ही लगता है कि रेलवे हमारा है। और अदर स्टेट में लगभग करता है, अगर जाइएगा तो अगर कोई पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो, तो भाई साहब, जब ये भाई साहब कहता तो जान जाता है कि नहीं, कहो जानते हैं कि बिहार का होगा। ठीक है, और वो पूछता है कि आपका नौकरी तो रखा हुआ है, वो पहला ही कहता है। यहाँ का लड़का एग्जाम भी देने जाता है, रात भर देखिएगा अदर स्टेट का लड़का पढ़ता है, देखो बिहारी लड़का जो रात भर सोएगा। कारण क्या है कि तो उतना मेहनत पहले कर चुका होता है। अब मनोहर पोथी लेखा देखिएगा, अदर स्टेट का लड़का भारत का राजधानी कहाँ है पूछता है, जब ये जगेगा तब 5 जो 4 घंटा में नहीं पढ़ा होता है, 5 मिनट में उसको समझा देता है ना। तो ये बिहारी का आपका, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहता है लोग का ना, इसीलिए थोड़ा जॉब पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, और साधारण परिवार से ज्यादा आदमी रहता है। इसमें भी तो लगभग कहिएगा तो किसाने का आपको लड़का होगा ना। तो आप समझ जाइए कि किसान को 5,000 से 6,000 रुपया भेजना कितना कठिन होता है। 3,000 रुपया अब नहीं होगा, 3,000 तो रूमें ले लेता होगा। हाँ, 5, 6 से 7,000 रुपया लगता होगा। अब तेले देखिए ना, जो 80 रुपये तेल था हुआ 250 रुपये हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब है, तो महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ा आज यहीं तक।